डोडो टीवी। इंडियन स्टूडेंट्स मदद की तलाश में इंडियन एम्बेसी में डरे सहमे बैठे थे। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा था। और कितना वक्त लगेगा मदद आने में? बस शायद एक दिन और। अचानक कॉरिडोर में एक तेज धमाका हुआ। सब बेहद डर गए। अचानक एक परछाई हॉल में प्रकट हुई। उसको देखकर सबकी हालत खराब हो गई। डर के मारे सब चीखते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। इतने में ही परछाई ने आंखों से शक्ति निकाली और एम्बेसी के शीशे को चकनाचूर कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए ये दिन बहुत जरूरी होने वाला था। आज ही रूस और यूक्रेन के बीच ये डिसाइड होना था कि युद्ध होगा या नहीं। ये खबर यूक्रेन में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही जरूरी थी। रमन, नेहा और अजय दिल्ली के रहने वाले थे और आज से 3 साल पहले दिल्ली से यूक्रेन डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तीनों बेहद होशियार थे और मेहनत से पढ़ते थे, मगर उन्हें क्या पता था कि यूक्रेन जाना एक दिन इतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है नेहा, क्या वाकई में रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा? मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा करेगा। अजय, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है रूस हमला करेगा, क्योंकि ये वो टाइम है जब यूक्रेन से रूस का प्रभाव खत्म होता जा रहा है और ऐसे में अपनी ताकत वापस पाने के लिए रूस हमला जरूर करेगा। ये तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक और हिंदुस्तानी स्टूडेंट दौड़ता हुआ उनके पास आया। न्यूज़ देखी तुम लोगों ने? कौन सी न्यूज़? और तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? रूस ने ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान कर दिया है? यही कि अब यूक्रेन पर हमला होगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होगा अब। हे भगवान, इसी चीज का डर था। अब क्या होगा? हम लोग कहां जाएंगे? चारों भागकर हॉस्टल में चले जाते हैं। वहां देखते हैं ऑलरेडी काफी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग बेहद डरे हुए हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। न्यूज से भी कुछ क्लियर नहीं होता। कभी लगता है जैसे दोनों देशों के बीच शांति बरकरार रहेगी, मगर तभी कोई न्यूज ऐसी आ जाती है जिससे लगता है कि अब लड़ाई होकर रहेगी। किसी तरह लोग थक हार कर सोने चले जाते हैं कि अचानक रात के 11:30 बजे एक भयंकर धमाके से सबकी आंखें खुल जाती हैं। सब लोग चीखते हुए हॉस्टल के कॉरिडोर में इकट्ठे हो जाते हैं। ये कैसी आवाज थी? बॉम्ब की आवाज थी। रूस ने हमला कर दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। हम क्या करें? भगवान बचाओ। तभी टीवी खोलने पर पता चलता है कि रूस ने हमला कर दिया है और बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं। सारे हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स डरे सहमे एक साथ वहीं बैठ जाते हैं। तभी समीर यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी को फोन करता है। आप लोग हमें क्या सलाह दे रहे हैं? हम हिंदुस्तान से लगातार संपर्क में हैं। आप सभी हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी में आ जाइए। ठीक है सर। समीर ये बात बाकी सारे स्टूडेंट्स को बताता है। सारे लोग इंडियन एम्बेसी की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी में अलग ही माहौल था। इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं, सारी तैयारी करो। पर सर, आपको पता है ना यहाँ आना कितना खतरनाक हो सकता है? वो सबको मार देगी। ये कहते कहते रमेश डर के मारे कांपने लगा। मगर आज तक हम लोग तो जिंदा है ना? हाँ, क्योंकि साधु जी यहीं थे अब तक। अब तो वो भी वापस इंडिया जा चुके हैं। इंडियन स्टूडेंट्स इंडियन एम्बेसी पहुंचकर हॉल में एक साथ बैठ जाते हैं। सबकी हालत देखकर अंदाजा हो जाता है कि कितनी दहशत है उनके चेहरों पर। कब जाएंगे हम अपने देश वापस? हमारी बात चल रही है, मगर रूस की सेना के कारण यहाँ प्लेन लैंड करना भी मुश्किल है। पता नहीं कोई बचाएगा भी या नहीं, या हम लोग यहीं मारे जाएंगे। इसी गुस्से और डर के माहौल के बीच अचानक नेहा चीख पड़ती है। बचाओ! अरे क्या हुआ नेहा तुम्हें अचानक?
वो वहां पर मैंने एक डरावनी परछाई देखी। कहाँ? अरे उधर दरवाजे की तरफ। तुम्हारा वहम होगा, ऑलरेडी इतना डरे हुए हैं सब इसी वजह से। अचानक घनघोर अंधेरा छा जाता है। नेहा फिर से चीख पड़ती है। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ है। कुछ नहीं, बस बिजली गई है। अचानक अजय के चीखने की आवाज भी आती है। बचाओ मुझे, कोई मेरी टांग पकड़ के खींच रहा है। रुको, मैं फ्लैशलाइट ऑन करता हूँ। मुझे बचाओ मेरे दोस्त, जल्दी। रमन अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और वो जो देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अजय का पैर कोई और नहीं बल्कि एक रूस का सैनिक खींच रहा था। रमन अजय को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। छोड़ दे मेरे दोस्त को, छोड़ इसे। रमन कुछ कर पाता इससे पहले ही रूस के और सैनिक भी वहां आ जाते हैं और सबको घेर लेते हैं। अब हम क्या करें? अब हम सब मारे जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता। रूस के सैनिक आगे बढ़ने लगते हैं, सब चीखने लगते हैं, डरने लगते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एम्बेसडर साहब, आप ही बताइए अब क्या होगा? मेरी बात हुई थी इंडियन गवर्नमेंट से। हमें यहाँ से भागकर बॉर्डर तक जाना होगा, वहां से इंडियन एयरफोर्स हमें बचाएगी। मगर यहाँ से कैसे बचें? रूस का एक सैनिक नेहा की तरफ बंदूक तान के गोली चला देता है। नेहा डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और मौत की नींद में सोने को तैयार हो जाती है। मगर ये क्या, उसे कुछ नहीं होता। एक काली परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है और गोली से उसको बचा लेती है। लोग ये देखकर चौंक पड़ते हैं और सबसे ज्यादा चौंकता है रूस का वो सैनिक जिसने गोली चलाई थी। अब वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है मगर परछाई पर कोई असर नहीं होता। परछाई धीरे धीरे उस सैनिक की तरफ बढ़ने लगती है। सैनिक और तेजी से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। परछाई को कुछ नहीं होता। परछाई उसके सामने जाकर उसको हवा में ऊपर उठा लेती है। वो तड़पने लगता है। जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती परछाई उसको नीचे नहीं छोड़ती। ये क्या है? यही तो बताया था मैंने, तुमने माना ही नहीं। कोई भूत वूत है, मगर ये हमारी मदद क्यों कर रही है? अब तक सारे सैनिकों की नजर परछाई पर पड़ चुकी थी। सब उसकी तरफ बढ़ते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाए जा रहे थे मगर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। अचानक परछाई ने लंबे लंबे नाखून बाहर निकाले और सैनिकों के जिस्म में घुसाना शुरू कर दिया। एक एक करके सारे सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ये सब देखकर नेहा का हाल और भी खराब हो गया। अब हमारा क्या होगा? भागो यहां से सब, मेरे पीछे आओ सब। एम्बेसडर उनको अपने साथ बाहर निकालता है। वो लोग पीछे देखते हैं तो परछाई हवा में गायब हो जाती है। सब लोग अब एम्बेसडर की गाड़ी में बैठ जाते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी एम्बेसी के बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों गाड़ियां अब बॉर्डर की ओर चल पड़ती हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमें किसी भूत ने बचाया है। हाँ, मुझे भी। ये कहानी मैंने सुनी थी मगर आज यकीन हो गया। कैसी कहानी? हमें भी सुननी है। तो कहानी ये है कि यहाँ की इंडियन एम्बेसी में एक परछाई भी रहती है मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। समय समय पर लोगों को दिखती रहती है और लोग डरते रहते हैं मगर आज तक किसी को नहीं पता चला और क्यों इसने हमें आज बचाया ये भी शायद ही पता चले। बस शुक्र है कि हम बच गए और अब बॉर्डर भी आने वाला है। बस किसी तरह अपने देश पहुंच जाऊं तो राहत की सांस आएगी। अब सब लोग बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। और वहां से
से इंडियन एयरफोर्स का जहाज उन्हें वापस इंडिया ले आता है। सब लोग एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और ताज्जुब की बात ये कि उस फोटो में भी पीछे वही परछाई नजर आती है। किसी को नहीं पता कि आखिर वो परछाई कौन थी, मगर उसकी वजह से ही सब लोग जिंदा बच पाए और इस घटना को कभी नहीं भूल सकेंगे। राहुल और प्रीति तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था और उनके कदमों की चाल भी। राहुल भैया, हमें इधर से नहीं आना चाहिए था। इस रास्ते पर ही तो वो चुड़ैल का घर पड़ता है। हाँ प्रीति, तुम ठीक कह रही हो, पर अब डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जल्दी से घर पहुँच जाएंगे। हाँ, वो दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं। रास्ते में उस चुड़ैल का घर पड़ता है। वहां पहुंचते ही अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। स्ट्रीट लाइट भी जलने बुझने लगती है और तभी सामने आती है वो बड़े नाखूनों वाली चुड़ैल। इससे पहले कि प्रीति राहुल से कुछ कह पाती, कुछ समझ पाती, चुड़ैल प्रीति के बाल पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। चुड़ैल आसमान में उड़ने लगती है। उसके बड़े शरीर के सामने प्रीति का शरीर एकदम छोटा सा लग रहा था। आज मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, इसका खून पी जाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल प्रीति के गले पर नाखूनों की चोट करती है। प्रीति के गले पर घाव हो जाते हैं और उसका खून चुड़ैल के नाखूनों पर लग जाता है और चुड़ैल नाखूनों पर लगा खून पीने लगती है। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती है और कुछ ही देर में हंसते हुए वो अपने घर चली जाती है। राहुल दरवाजा खटखटाता है। प्रीति, मेरी बहन, छोड़ प्रीति को, छोड़। अंदर से कोई आवाज नहीं आती है। राहुल दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर थक हार कर वापस लौट जाता है। ये कहानी है मंगीपुर नाम के एक गांव की, जहां सारे गांव वाले एक चुड़ैल के डर के साए में जीते हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस गांव में चुड़ैल किसी को लेकर गई है। जो भी चुड़ैल के घर के आसपास से निकलता है, चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और कभी कभी रात के अंधेरे में वो गांव से भी लोगों को पकड़ कर ले जाती है और उनका खून पीती है। और फिर वो चुड़ैल उसके साथ जो भी गांव वाला होता है उस घर में जाकर गायब हो जाते हैं। उस घर का गेट कभी कोई नहीं खोल पाता है, पर इस बार राहुल ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को वापस लाकर रहेगा। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं जरूर अपनी बहन को बचाऊंगा। मैं आज रात को उस चुड़ैल के पास जाऊंगा। हो सकता है मुझे वहीं उसे पकड़ने का कोई तरीका मिले। राहुल ऐसा ही करता है। रात को राहुल जब चुड़ैल के घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी खिड़की खुली हुई है। वो उस खिड़की के अंदर झांकता है। अंदर का हाल देखकर तो राहुल डर ही जाता है। अरे ये क्या, ये इतने सारे लोग ऐसी पीढ़ियों में जकड़े हुए, इनके शरीर पर कितनी चोटें और ये कैसे दर्द की वजह से रो रहे हैं। मेरी प्रीति, वो नहीं प्रीति, इतने दर्द में मेरी बहन और ये सब लोग भी। और ये टब में कितना खून भरा हुआ है। इतने सारे लोगों का खून मैंने इकट्ठा कर लिया है और उन्हें बोतल में बंद कर दिया है। मजा आ रहा है। चलो इन लोगों को और तकलीफ देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल उन लोगों पर वार करती है और वो सब दर्द से और चीखने और रोने लगते हैं। ये सब देखकर राहुल वहां से वापस आ जाता है। वो गांव के एक बुजुर्ग राम लखन के पास जाता है। मैं जानता हूँ राहुल कि तुम अपनी बहन प्रीति को वापस लाना चाहते हो। चलो हम अंदर बैठकर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे प्रीति वापस आ सकती है। हाँ चलिए,
आप कोई तरीका जानते हो तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, दोनों अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है, लेकिन राहुल अकेले ही दरवाजे से बाहर आता है और फिर दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे नाथू दिखता है। राहुल, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आज ही अखबार में एक तांत्रिक बाबा के बारे में पढ़ा जो चुड़ैलों को मार देते हैं, और इसीलिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया है, समझे? ठीक है, चलिए अंदर चलकर उनका इंतजार करते हैं। राहुल और नाथू अंदर जाते हैं। अंदर से सिर्फ राहुल बाहर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो बाबा भी गांव आ जाते हैं। चुड़ैल का वार हो या चुड़ैल का प्रहार, गांव शहर कहीं भी मचा और हाहाकार, करता हूँ ऐसा वार, चुड़ैल चुड़ैल को देता हूँ मैं मार, नाम है मेरा बाबा भूतमार। बाबा चुड़ैल के घर की तरफ ना जाते हुए दूसरी तरफ जाने लगते हैं। बाबा, ये आप किधर जा रहे हैं? इधर चुड़ैल का घर नहीं है, ये तो राहुल का घर है। बाबा कुछ नहीं बोलते हैं और राहुल के घर के पास पहुंचकर कहते हैं, अरे ओ चुड़ैल, मारू मैं कोई मंत्र, जानता हूं मैं कि तू है राहुल के अंदर। बाबा की बात सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल उस दिन जब राहुल चुड़ैल के घर अंदर झांक कर देख रहा था, तब चुड़ैल ने उसे देख लिया था और उसके अंदर आ गई थी। चुड़ैल ने राहुल के रूप में राम, लखन और नाथू को भी मार दिया था। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल राहुल के अंदर से बोलती है, बाबा, तू मुझे नहीं पकड़ सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल के अंदर से निकलकर भाग जाती है और राहुल नीचे गिर जाता है। बाबा राहुल को पूरी बात समझाते हैं और फिर वो दोनों और कुछ गांव वाले उस चुड़ैल के घर की तरफ जाते हैं। ए चुड़ैल, बाहर आ, आज तू नहीं बचेगी, क्योंकि अब तू मेरे हाथ आएगी और मारी जाएगी। चुड़ैल बाहर आती है और कहती है, अरे ओ बाबा, मैं यही थी और यही रहूंगी, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मंत्र मेरा दिखाए असर, चुड़ैल की शक्ति हो बेअसर। अरे ओ बाबा, ये क्या किया तूने? मेरी शक्ति क्यों काम नहीं कर रही? राहुल बेटा, लो ये कैची है, अब तुम जाकर चुड़ैल का नाखून काट दो और फिर ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। राहुल ऐसा ही करता है। उस चुड़ैल के नाखून कटते ही वो नीचे गिर जाती है और अपनी शक्ति से बाबा उसे जला देते हैं। उसके चलते ही चुड़ैल के घर का दरवाजा खुलता है और वो सारे लोग जिसे उस चुड़ैल ने बेड़ियों में बांध कर रखा था, वो बाहर आने लगते हैं, जिसे उसने कैद किया था। राहुल की बहन प्रीति भी आ जाती है। राहुल प्रीति को गले लगा लेता है। सब लोग राहुल और बाबा को धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। सबके डराने पर, मना करने पर भी राहुल अपनी कोशिश नहीं छोड़ता है और आखिर में सारी मुसीबतों को पार कर ही लेता है। रात का वक्त है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और रात के इस अंधेरे में बहुत तेजी से हवाओं को चीरती हुई एक गाड़ी चली आ रही है और अचानक वो गाड़ी रात के अंधेरे में तेज आवाज के साथ एक पेड़ से टकरा जाती है। जो गाड़ी चला रहा होता है वो मर जाता है। टकराते ही गाड़ी का दरवाजा खुल जाता है और गाड़ी से एक आदमी का हाथ बाहर आता है। उसके हाथ में कांच की बॉल नीचे गिरती है और लुढ़कते लुढ़कते सड़क के किनारे पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह जहां यह हादसा हुआ होता है, वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। कुछ लोग आपस में खुसफुसा रहे होते हैं, तो कुछ लोग एक्सीडेंट को देखकर डर जाते हैं। तभी वहां से सिया और उसकी मम्मी सुषमा जा रहे होते हैं। अचानक से इतनी भीड़ को देखकर दोनों रुक जाते हैं
मम्मी, यहाँ क्या हुआ है? इतनी भीड़ क्यों है? बेटा, लगता है यहाँ कोई हादसा हुआ है। रुको, मैं देखती हूँ। जैसे ही सुषमा भीड़ के पास जाकर देखने लगती है, तभी सिया को वो चमकती हुई बॉल सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखती है, जो कल रात एक्सीडेंट के वक्त मरने वाले इंसान के हाथ से गिर गई थी। ये क्रिस्टल बॉल कितनी अच्छी लग रही है। चलो, मैं इसे घर ले चलती हूँ। ऐसा कहकर सिया बॉल को अपनी पॉकेट में डाल लेती है। इधर एक्सीडेंट स्पॉट पर पुलिस आकर भीड़ में खड़े लोगों से पूछताछ करने लगती है। हाँ, आप में से किसी ने कुछ देखा? कोई जानता है गाड़ी किसकी है? कोई कुछ जवाब नहीं देता। इससे पहले एक पागल इंसान वहां से चिल्लाते हुए भागता है। ये सब उसी ने किया है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को नहीं। सब मरेंगे, सब मरेंगे। सिया और सुषमा दोनों माँ बेटी घर लौट आते हैं। सिया, उसके घर में उसकी मम्मी सुषमा, पापा मोहन और एक छोटी बहन दिया है। चारों का छोटा सा परिवार है। घर आते ही सुषमा खाने की तैयारियों में लग जाती है और सिया चुपचाप जाकर बॉल को अपने कमरे में ड्रॉयर में छुपा जाती है। सिया इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि इस बॉल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसके पास भी वो बॉल होती है वो उसे अपने वश में कर अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। रात को जब सब सो जाते तो अचानक से सिया के कमरे में रोशनी आने लगती है। अरे, ये लाइट कहाँ से आ रही है? मुझे देखना चाहिए। सिया उठकर देखती है। अरे, ये लाइट तो उस ड्रॉर में से आ रही है जिसमें मैंने वो बॉल रखी थी। ऐसा कहकर सिया दराज खोलती है और देखती है कि वो क्रिस्टल बॉल चमक रही है। अचानक से सिया गिर जाती है और बॉल चमकना बंद हो जाती है। सिया के गिरने की आवाज सुनकर उसके माँ बाप दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं। अरे बेटा सिया, क्या हुआ तुझे? तू गिर कैसे गई? पता नहीं पापा। चल उठ बेटा, उठ, बिस्तर पर आजा, सो जा तू। सिया को सुलाकर मोहन और सुषमा अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से उनके घर में कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं, जिनसे सुषमा परेशान हो जाती है। मोहन उसे परेशान देखकर पूछता है, सुषमा, क्या हुआ तुम्हें? आजकल तुम बहुत परेशान रहती हो। मोहन, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 2-4 दिन से कुछ न कुछ अपशकुन हो रहे हैं। परसों जब मैं नींबू पानी बना रही थी और मैंने नींबू काटा तो वो नींबू अंदर से लाल निकला। रोज रात घर के दरवाजे पर बिल्ली रोती है। आज जब मैंने अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला तो अखबार पर खून लगा हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हम कुछ सोचते, सब ठीक हो जाएगा। मोहन ऐसा कहकर सुषमा को तसल्ली तो देते हैं, लेकिन असल में वो भी डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कई बार घर में कुछ अजीब सा महसूस किया था। एक रात छोटी बेटी दिया की अचानक से आंख खुलती है और वो देखती है कि अलमारी के ऊपर कोई काला साया है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी बड़ी बहन सिया उसके पास ही सोई होती है। वो उसे गले लगा लेती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सुषमा और मोहन भी आ जाते हैं। पापा, मैंने वहाँ कुछ देखा। मैंने अलमारी के ऊपर कुछ देखा। नहीं पापा, इसने कोई सपना देखा होगा। आप जाइए, मैं इसे सुला दूंगी। आजकल टीवी बहुत देखने लगी है, इसलिए उल्टे सीधे सपने देखती है। कोई दिया की बात नहीं सुनता कि उसने किसी को देखा है। इसी बीच एक रात सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आती है तो अचानक से उसे भी कोई काला साया दिखता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर मोहन भागा भागा आता है। अरे तुम ठीक तो हो? कैसे गिर गई तुम? मैंने एक काला साया देखा और उसी ने मुझे धक्का दिया।
दोनों डर जाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह मोहन को ऑफिस के काम से कहीं जाना होता है। सुषमा, मैं जा रहा हूं, बहुत जरूरी काम है, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना, बाकी बातें हम आकर करेंगे। सुषमा हाँ में सर हिलाती है और वो उसे बाय करके चला जाता है। मोहन के जाने के बाद दिन तो अच्छे से बीत जाता है, लेकिन रात होते ही सुषमा सिया और दिया को सुलाकर अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को सुषमा को कोई आवाज सुनाई देती है। उसकी आंख खुल जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है? कौन है यहाँ? वो और कुछ कह पाती, इससे पहले उसे अपने सामने एक बड़ा सा काला साया दिखाई देता है, जिसकी दो लाल लाल आंखें हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, बड़े बड़े नाखून हैं, चेहरे पर बाल उड़कर उसे और डरावना बना रहे हैं। सुषमा कांपती आवाज से कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर बोल नहीं पाती। वो लड़खड़ाते कदमों से वहां से अपने बच्चों को बचाने के लिए भागती है। लॉबी तक पहुंचती है, लेकिन इससे पहले ही वो साया उसके पैर पकड़कर खींच लेता है। वो गिर जाती है, खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो साया उसे कमरे में ले जाता है और मार देता है। ये खबर सुनकर मोहन सुबह अपने घर पहुंचता है। पुलिस घर पर है। मोहन अपने बच्चों को गले लगाकर रोता है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वे तीनों अपने दुख को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक रात छोटी बेटी दिया की आंख खुलती है। उसे एक सुंदर सी गुड़िया दिखाई देती है। आओ, मेरे पास आओ। देखो, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, जल्दी आओ। दिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चलने लगती है और उसके पीछे पीछे काला साया चलता है। आओ, मुझे पकड़ो। ऐसा कहते हुए दिया को सड़क तक ले जाती है। दिया उस गुड़िया के पीछे पीछे चल रही होती है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वो मर जाती है। अगले दिन एक बार फिर घर में मातम का माहौल है। मोहन अभी अपनी पत्नी के गम से भी नहीं उबरा था कि उसने अपनी बेटी को भी खो दिया। मोहन घर को मनहूस कहकर अपनी एक बेटी सिया को लेकर कहीं और छोटे से घर में चला जाता है। दोनों अपने नए घर में होते हैं। तभी एक रात मोहन अपनी बेटी सिया के चिल्लाने की आवाज से उठता है। पापा बचाओ, मुझे बचाओ। वो भागा भागा आता है और देखता है कि कोई उसकी बेटी के बाल पकड़कर उसे हवा में उड़ा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। मोहन जैसे अपनी बेटी के बाल काटकर उसे बचाता है और जोर से चिल्लाता है, कौन हो तुम? क्यों मेरे परिवार के पीछे पड़े हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन को कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन मोहन के पीछे नजर आता है वो काला साया, जो मोहन पर पीछे से वार करता है और उसे मार देता है। रात और अंधेरी हो रही है, तेज बारिश है और बिजली चमक रही है। सिया घर की छत पर हाथ में क्रिस्टल बॉल लिए खड़ी है। सिया के चेहरे पर लाइट पड़ती है। सिया के चेहरे में नजर आता है वो लाल लाल आंखों वाला काला साया, जिसके वश में होकर सिया ने पहले अपनी माँ को, बहन को और फिर अपने पापा को मार दिया। सिया छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और उसके हाथ से वो क्रिस्टल बॉल कहीं दूर गिर जाती है। सुबह पुलिस तहकीकात करने के लिए आती है और वो पागल वहां पे आकर चिल्लाते हुए भागता जाता है। इसको भी मार डाला, सबको मारेगी वो। वो क्रिस्टल बॉल सुबह एक लड़के को मिलती है, तो वो उसे उठाकर अपनी जेब में डाल लेती है।